हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारे स्टॉक मार्केट में क्रैश आने का कोई इंडिकेशन है। ओके ये बिकॉज़ अभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज़ कुछ पॉइंट्स में देख रहा था, कुछ स्टडी कर रहा था, कुछ रिसर्च में कर रहा था। ओके और सभी के मन में अभी जिस तरह से मार्केट लास्ट वीक से गिर रहा है, तो सभी के मन में एक क्वेश्चन है सर कि हम अपने पोर्टफोलियो का क्या करें। ओके सबको ये कंसर्न रहता है कि सर पोर्टफोलियो क्या यहाँ से गिर जाएगा, हमें क्या करना है। और इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म की बात करने वाले हैं। ओके जिनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मतलब मिनिमम 2 ईयर्स, मैं 2 ईयर्स को मिनिमम लॉन्ग टर्म मानता हूँ, 1 साल को नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम जिनको 2 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना है या इससे ज़्यादा, फिर मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 ईयर्स 20 ईयर्स, इसी को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ओके बट मिनिमम जिनको 2 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में, इसमें ट्रेड करना है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप अगर ट्रेडर भी हो तो भी ये वीडियो देखो, बिकॉज अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके का क्रैश मार्केट में आ गया तो आप फाइनली एक इन्वेस्टर बन सकते हो। ओके जो इतने सालों से, मतलब लास्ट तीन सालों से मार्केट एक अच्छे बुल रन में है। ओके तो किसी को भी अच्छे प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक्स लेने का मौका नहीं मिला है, तो यहीं पे हमारी वेल्थ बनेगी। तो अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी आप एक चीज़ समझो कि आपको अगर अथाह पैसा बनाना है, अगर आपको मतलब अंधाधुंध पैसा बनाना है, तो आपको इन्वेस्टिंग पे आना ही पड़ेगा। ओके ट्रेडिंग से सिर्फ आपका खर्चा पानी चल सकता है, बिकॉज आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आप इतनी बड़ी स्केल पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए इन्वेस्टर बनना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए हमारे जो इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या उन्होंने ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है या इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया है, आप मुझे ये बताओ, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग से अथाह पैसा बनाया है और आप भी बना सकते हो। तो सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देखो, बिकॉज ये सबको हेल्प करेगा। ओके तो फटाफट हम आ जाते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखो पहला हम बात करेंगे एक दो जो मुझे रीजंस लग रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। ओके क्रैश आए ना आए मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, राइट, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्यों ऐसा सिनारियो बन रहा है कि मार्केट एक करेक्शन के लिए ड्यू है। ठीक है, क्रैश बोलो या करेक्शन बोलो। ओके तो क्यों, ये रीजंस क्या है, 2 रीजंस मुझे बेसिकली दिख रहे हैं। एक जो वॉर चल रहा है वो है, और एक हम बॉन्ड यील्ड कर्व की बात करेंगे। ओके ये क्या है ये हम डिटेल में समझेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब यहाँ पे समझाऊंगा। और फिर हम बात करेंगे कि आपको एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है। ओके आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, नया इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कब करना है, अगर म्यूचुअल फंड में भी आपको लमसम करना है, ठीक है, तो वो कब करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, आई प्रॉमिस। तो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, आराम से शांति से, रात को जब फ्री हो जाओ तब देखना, ऐसे ही उठते पड़ते मत देख लेना, ठीक है। ना हम बात करेंगे पहले कि जो इन्वर्जन कर्व मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन कर्व। ओके तो ये क्या होता है, इसका क्या रिलेवेंस है हमारे मार्केट में रिसेशन को लेके या फिर करेक्शन को लेके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, देखो 2 तरीके के सिक्योरिटीज़ मार्केट होते हैं। ओके सिक्योरिटीज़ मार्केट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमें पता है इक्विटी मार्केट होता है, जो हम स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते हैं वो, राइट। और दूसरा जो होता है, दूसरा सिक्योरिटीज़ का मार्केट होता है। ओके इसमें क्या ट्रेड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स। ओके ये ट्रेड होता है। तो इसको हम सिक्योरिटीज़, बॉन्ड और ट्रेजरी यील्ड, ये सारा जो मार्केट होता है इसको भी हम एक ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ट्रेड करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होती हैं उनको बाई करते हैं, गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको लोग बाई करते हैं। किस चीज़ के लिए, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। इस पे इन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। ओके ये जो इंटरेस्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं यील्ड। ओके
और इसमें किस तरीके के मतलब इसमें अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स होते हैं। लाइक 2 ईयर्स का बॉन्ड होता है, मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, 2 साल बाद आप उसे सेल ऑफ कर सकते हो। दूसरा होता है एक 10 ईयर्स का बॉन्ड होता है, 30 ईयर्स का होता है। इस तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। सिंपल है। यहाँ पे हम 2 ईयर्स और 10 ईयर्स बॉन्ड की बात करेंगे। और ये यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड कर्व मतलब जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे मिल रहा है उसे यील्ड कर्व बोलते हैं। ओके, नाउ आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड यील्ड कर्व की। नाउ ये होता क्या है इसे समझेंगे। सबसे पहले इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है। देखो, आपको बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आपको समझ में आ जाएगा दैट अगर मैं आपको पूछूं कि आप 2 ईयर्स वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इसमें ज़्यादा बनेगा, या फिर 10 ईयर्स वाले बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका इसमें पैसा ज़्यादा बनेगा, राइट। तो सिंपल सा आंसर है। आप क्या बोलोगे? सर 10 ईयर्स वाले बॉन्ड में ही पैसा ज़्यादा बनेगा, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है और इसमें मुझे सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें मुझे 10 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये बेसिक है, राइट। किसी को भी, छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा ना। होता क्या है, कई बार इकोनॉमी में दैट जो 2 ईयर्स का बॉन्ड होता है, ओके, वो हमें ज़्यादा रिटर्न देता है कंपेयर टू 10 ईयर्स का जो बॉन्ड होता है वो हमें कम रिटर्न्स देता है। ऐसा टाइम आता है इकोनॉमी में, ठीक है। ये क्यों आता है? बिकॉज देखो, फेड को जब भी लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत, फेड मतलब यूएस फेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूएस फेड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूएस फेडरल रिजर्व को जब भी लगता है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना। जब वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो उसी वजह से इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे ये जो 2 ईयर्स और 10 ईयर्स का जो बॉन्ड होता है उसमें इन्वर्जन आ जाता है। इन्वर्जन कैसे? कि 2 ईयर्स के बॉन्ड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है कंपेयर टू 10 ईयर्स। तो इन्फ्लेशन की वजह से जब भी रेट हाइक्स होते हैं तब ये चीज़ होती है। सिंपल है। तो इसका हमारे मार्केट से क्या लेना देना है? सर ये आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी समझाता हूँ। नाउ पास्ट में अगर हम देखें तो 1955, ओके, 1955 से जब भी ये कर्व इन्वर्स हुआ है, देखो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये ब्लैक कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, ये ज़ीरो की लाइन है और इसके नीचे मार्केट जा रहा है, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब ये कर्व इन्वर्ट्स हो गया है। ओके, ये जब नीचे गया है यहाँ ज़ीरो के नीचे, तब क्या हुआ है? तब 2 ईयर्स के बॉन्ड में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है कंपेयर टू 10 ईयर्स के बॉन्ड में। ये जब भी ज़ीरो के नीचे गया है इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 साल में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं कंपेयर टू 10 ईयर्स। नाउ इसका हमारे से क्या लेना देना है? देखो 1955 से जब भी ये इन्वर्जन हुआ है, जब भी ये ज़ीरो के नीचे गया है, तब से इसने हर एक बार परफेक्ट रिसेशन को, आने वाले रिसेशन को प्रेडिक्ट किया है। एवरी टाइम, सिर्फ एक बार को छोड़ के, ओनली अ सिंगल टाइम ये एक फेक सिग्नल निकला था। ओके, बाकी जितनी भी बार ये इन्वर्जन हुआ है तब मार्केट में एक रिसेशन आया है, इकोनॉमी में एक रिसेशन आया है। तो रिसेशन आएगा तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा या कम गिरेगा ज़रूर, राइट। दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो अब हम बात करेंगे कि कब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें 1987 में ये इन्वर्स हुआ था, तो आप जाके 1987 में देख लीजिए, ब्लैक मंडे करके एक इवेंट हुआ था यूएस में। ओके, जब एक ही दिन में मार्केट आई गेस 22% गिरा था, एग्जैक्टली याद नहीं है बट आप गूगल कर लेना, ठीक है। 1987 का यूएस का क्रैश, तो तब इसने प्रेडिक्ट किया था। चलो ठीक है सर। फिर 1990 में भी यूएस में रिसेशन स्टार्ट हो गया था, जो 1 साल तक चला था, 1991 तक ये चला था ऑलमोस्ट। ओके, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट हो गई थी। तो 1991 में भी यहाँ पर भी ये इन्वर्स था, यहाँ पर भी ये इन्वर्स था। सिंपल है। चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, ये 2001 सबको याद है, .com बबल जो हुआ था। ओके,
तो तब भी ये इन्वर्स हो गया था, तो तब भी इसने प्रेडिक्ट किया था कि इकोनॉमी में एक रिसेशन आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं 2008, यहाँ पे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ओके, तो ये भी सबको याद है, 2008 का तो क्रैश आप सबको पता होगा। ये सारे क्रैश शायद जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं उन्होंने नहीं सुने होंगे, बट 2008 का जो क्रैश था, ओके, लेमन ब्रदर्स का, वो सबने आई गेस सुना होगा। तो तब भी ये इन्वर्टेड था ये यील्ड। अब आ जाते हैं 2020 पे। ये कोविड की वजह से यहाँ पे मार्केट जो गिरा था, ठीक है, ये एक नेचुरल कैलामिटी थी, बट फिर भी इसने प्रेडिक्ट कर दिया था ना। इसने ये कैसे प्रेडिक्ट किया ये हमें नहीं पता, बट हम ये देख सकते हैं कि जब जब मार्केट में रिसेशन आया है, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, तब तब इसने प्रेडिक्ट किया है ना। अभी आप देख सकते हो हम 2022 से जो यील्ड है वो नीचे मतलब नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है, मतलब वो इन्वर्स होना स्टार्ट हो गया है सिंस 2022 ना। जब जब इसने ये इन्वर्स किया है ना, उसके 6 to 24 मंथ्स में मोस्ट लाइकली रिसेशन आ जाता है। ओके, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये नवंबर में, शायद नवंबर में 2022 से ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। इधर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे देखना है। तो अभी 2024 अक्टूबर चल रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ पर भी ये इन्वर्टेड हो रखा है, तो ये भी एक रिसेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि हमें एक रिसेशन देखने को मिले, मार्केट में एक क्रैश देखने को मिले, एक अच्छा खासा करेक्शन बोल लो आप, तो करेक्शन देखने को मिले ना। आप समझ गए कि क्यों मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई ना। अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी डाउट है, आप कुछ भी गूगल कर सकते हो। गूगल पे आपको डिटेल डेफिनेशन वगैरह सब कुछ इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मिल जाएगा। ये सारे क्रैशेस जो मैंने बात की है वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जब जब ये इन्वर्स हुआ है तब तब पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट में एक स्लो डाउन, चलो मैं बोलता हूँ रिसेशन ना आए, क्रैश ना आए, सब चीज़ें मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। चलो इस बार हम वेल प्लेस्ड हैं, या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सब कुछ है, बट एक इकोनॉमिक स्लो डाउन ज़रूर आ सकता है। ओके, इकोनॉमिक स्लो डाउन तो आ सकता है, चलो क्रैश ना आए कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट ये इकोनॉमिक स्लो डाउन ज़रूर आ सकता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो पैसा आप लगाओगे इन्वेस्टिंग में वो फंसा रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक टोटल पॉसिबिलिटी है। देखो, मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है इन्वेस्टर को, एक सही प्राइस और एक सही टाइम। ओके, ये दोनों फैक्टर उसको देखना पड़ता है। तो अभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है, ओके, ना ही अच्छा प्राइस है, बिकॉज सभी चीज़ें अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या वहीं कहीं ट्रेड कर रही है। तो अच्छा प्राइस तो डेफिनेटली नहीं है, टाइम भी नहीं है अच्छा। बाय, बिकॉज आप देख रहे हो ग्लोबल सिनारियोज कितने मतलब प्रॉब्लमेटिक है अभी, राइट, वॉर्स चल रहे हैं। तो अभी मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आऊँगा, जो है कि अभी जो वॉर चल रहे हैं ना, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगिनिंग है? ओके, थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये बिगिनिंग है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। वाई? बिकॉज अगर आप फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर स्टडी करोगे, उस पर रिसर्च करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, तो आपको एक सिंपल चीज़ समझ में आएगी कि कभी भी वॉर इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता कि कल सुबह वॉर स्टार्ट हो गया और अमेरिका ने इजराइल को मारा, इजराइल ने ईरान को मारा, ईरान ने रशिया को मारा, इंडिया ने पाकिस्तान को मारा, बांग्लादेश ने नेपाल को मारा। इस तरीके से फटाफट कहीं पे भी वॉर शुरू नहीं होते रातों रात, ठीक है। वॉर इसी तरीके से धीरे धीरे सिर्फ पहले दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर स्टार्ट होता है। अगर आप देखो फर्स्ट टू वर्ल्ड वॉर्स की कहानी अगर आप देखो तो हमेशा यही हुआ है कि पहले सिर्फ दो कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व थे। ये सारी हिस्टोरिक चीज़ें और फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें मेरे मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। तो पहले सिर्फ दो कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। ओके, यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ रशिया के साथ।
वो चल ही रहा है। ओके, अभी भी चल रहा है ये। आई गेस 2 साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट आई गेस 2 साल तो हुए हैं इसको, राइट। ये चल रहा है नाउ। अभी इज़राइल का वॉर भी स्टार्ट हो चुका है। इज़राइल का वॉर पहले हमास से था, ओके, फिर हिजबुल्लाह, इसके साथ वॉर है, और अभी नई नई एंट्री हुई है इराक की, ठीक है। इससे पहले इराक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इज़राइल के साथ, बट अभी इराक ने डायरेक्टली इज़राइल पे वॉर कर दिया है, मतलब अटैक कर दिया है, वॉर नहीं, आई एम सॉरी, अटैक कर दिया है, राइट। ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही सुना ये चीज़। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ये सब चीज़ें एस्केलेट हो रही है। और इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये देखो, यूक्रेन कोई इतना बड़ा देश नहीं है, ना ही अगर हम बात करें इराक है, ना ही इज़राइल भी कोई इतना बड़ी इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसी बात बोले, इज़राइल एक अच्छा कंट्री है, बहुत डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें, बट ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट कर सके, ओके। बट दिक्कत क्या है इसमें कि इनके पीछे कौन खड़ा है ना। अब यहाँ पे आप देखो तो यूक्रेन को कौन बैक कर रहा है, यूएसए। तो यूएसए एक बड़ी सुपर पावर है, ठीक है। अगर रशिया की बात करो तो रशिया भी बहुत बड़ा एक इकोनॉमी है, बहुत बड़ी एशिया की, सॉरी वर्ल्ड की भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, राइट। तो इन सब चीज़ों को समझो कि यहाँ पे यूएसए इसको बैक कर रहा है, यहाँ पे रशिया तो डायरेक्टली है ना। अब अगर हम इज़राइल और इराक के वॉर की बात करें तो सबको पता है इज़राइल को कौन बैक कर रहा है, वापस से यूएसए ना। ये भी सबको पता है कि इराक को कौन बैक कर रहा है, इराक को रशिया बैक कर रहा है, ओके। ये सब चीज़ें आप पढ़ा कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा कीजिए। इराक को बैक कर रहा है रशिया, तो यहाँ पर भी दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ आमने सामने टक्कर कर रही है, राइट ना। देखो अभी तो क्या हो रहा है कि अभी ये लोग इनडायरेक्टली सिर्फ हेल्प कर रहे हैं इन दोनों छोटे छोटे कंट्रीज़ को, राइट। बट अगर ये लोग रुके नहीं, इज़राइल इराक ये लोग रुके नहीं अंधाधुन, अगर ये एक दूसरे पे अटैक करते गए और ये चीज़ और भी बढ़ती है, देन इनमें से कोई भी एक अगर इन्वॉल्व हो जाता है इस वॉर में, या फिर यूक्रेन वाले वॉर में कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बड़ी इकोनॉमी डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो गई, जैसे कि डायरेक्टली उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी लड़ने के लिए, या फिर अपने फाइटर जेट्स भेज दिए उन पर अटैक करने के लिए, तो अगर ये डायरेक्टली अटैक कभी भी होता है, देन इस चीज़ को वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी देर लगेगी नहीं। ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझनी है। और अभी सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात क्या है, ये चीज़ समझो, दैट इराक ने जो हमला किया है इज़राइल पे ना, इज़राइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखो, अगर कभी भी इज़राइल के बारे में पढ़ते हो तो जाके देख लेना, इज़राइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये डेफिनेटली इराक को अटैक करेगा, मोस्ट लाइकली ये पॉसिबल है। फिर हमारा अगर मतलब इस दुनिया का लक अच्छा हुआ और सब कुछ नेगोशिएशन और बातचीत डेमोक्रेसी से सॉल्व हो जाता है तो सबके लिए अच्छा है, बिकॉज वॉर इज़ नेवर गुड फॉर एनीवन, राइट। ये सब हम सब समझते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी लाइफ लॉस होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें ख़राब होता है, देश अपना बहुत पीछे चला जाता है इकोनॉमिकली, तो वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ओके। ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इससे, तो वॉर अच्छा नहीं है। बट अभी क्या है कि इराक ने अटैक कर दिया है। देखो इज़राइल से इराक डायरेक्टली बॉर्डर भी शेयर नहीं करता है, ठीक है। क्या है, डायरेक्ट बॉर्डर भी शेयर नहीं करता, वो दूर बैठा है इज़राइल से, आई गेस 1700 किलोमीटर्स, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इतना कुछ होगा। तो ये इतना दूर बैठा है इज़राइल से, फिर भी इसने अटैक कर दिया है। तो अभी ये चीज़ एस्केलेट होनी है, बिकॉज अगर आप सोचो कि किसी से मुझे इराक से कुछ लेना देना नहीं था, राइट, फिर भी उसने, देखो अभी इराक क्या है, इराक जो हमास और ये सब है ना, वो सब टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है इराक, इसी वजह से, तो इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, इसी वजह से उन्होंने अटैक किया है ना। ये जो भी है डिटेल में नहीं जाते, बट दिक्कत ये है कि इराक को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अभी उसने कर दिया है। तो इज़राइल अगर बैकफायर करेगा, अपना रिटेलिएशन करेगा, तो ये चीज़ एस्केलेट हो सकती है, ओके। और इराक ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि हम रेडी हैं, अगर इज़राइल हम पे अटैक करता है तो काउंटर करने के लिए, ये चीज़ इराक ने बोली है। तो अगर ये चीज़ होती है तो बहुत ही ग्लोबली एक रिसेशन, मतलब क्रैश फॉल सब कुछ आ सकता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए ना। देखो
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यील्ड कर्व हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रिसेशन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझे इसका रीज़न भी क्लियरली दिख रहा है ना, इसका रीज़न भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये वॉर एस्केलेट हो सकते हैं, बिकॉज अभी वर्ल्ड में 2-3 जगह पे वॉर चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत चल रहे हैं। बांग्लादेश में भी देखो कू हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई पूरी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उठा के यूनुस कुछ कोई नाम है यूनुस, वो बैठ गए हैं अभी, वो भी यूएस का एक प्रॉक्सी ही बोलेंगे, वो यूएस का प्रॉक्सी है। तो ये सब बहुत डीप गेम्स चल रहे हैं वर्ल्ड में अभी चारों तरफ। तो उसी वजह से मुझे रीज़न भी दिख रहा है कि जो रिसेशन आना है, जो ब्रेकडाउन आना है इकोनॉमी में, उसका रीज़न भी मुझे क्लियरली दिख रहा है ना। क्या ये 100% है ना? आपको भी पता है कि 100% यहाँ पे कुछ नहीं होता, बट मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो का क्या करूँगा, आपको क्या करना चाहिए, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बिकॉज हम ये वीडियो तो इसीलिए देख रहे हैं, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो 70% सेल ऑफ कर दिया है, ओके। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसकी बात कर रहा हूँ ना। मैंने इसको 70% सेल ऑफ कर दिया है कल और आज में। देखो मेरा पोर्टफोलियो ये लास्ट 3-4 साल से बना हुआ था, ओके ना। इसमें मैंने क्या निकाला है ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इतने देखो लास्ट 3-4 साल से आपने कोई अच्छी चीज़ बाई करके रखी है तो आपको भी पता है कि उसमें मिनिमम 50% रिटर्न्स तो आपको आज भी मिल रहे होंगे। सिंपल है। तो मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो 50% से नीचे रिटर्न दे रहा हो, ओके। तो मैंने क्या किया है, देखो बाकी तो मोस्टली स्टॉक्स तो सारे 100% के ऊपर रिटर्न्स देने वाले हैं, ओके। बिकॉज मैंने बाइंग ही उस टाइम पे की थी जब मार्केट नीचे गिर रहा था, ऊपर उधर से रिकवर कर रहा था। और आपको पता है लास्ट 3 साल हमारे इंडियन मार्केट्स में अच्छा एक बुल रन चल रहा है, ओके। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 100% रिटर्न बन जाए, 300% रिटर्न बन जाए, कुछ स्टॉक्स में 500% भी रिटर्न्स है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुल रन था, मार्केट अच्छा था, हमने उसका एडवांटेज लिया तो मिल रहा है ना। इसमें मैंने किया क्या है ये चीज़ समझो। इसमें मैंने एक सिंपल सी चीज़ की है, मेरा जो कैपिटल था ना वो कैपिटल मैंने अभी निकाल लिया है, और जिन स्टॉक्स में 300% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट भी निकाल लिया है, ओके। बाकी 200% वाले हैं उन सब में मैंने सिर्फ कैपिटल निकाला है, बाकी जो उसके ऊपर है उनमें मैंने अपना थोड़ा प्रॉफिट भी निकाला है, ओके ना। मेरे पास अभी मान लेते हैं कि ऑन हैंड कैश मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने ये सब निकाला, 10 लाख रुपए मेरे पास अभी है ना। इसको मैं इन्वेस्ट कब करूँगा ये चीज़ समझो। अगर मैं हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो अगर गलत हो गया और मार्केट में मान लो कि क्रैश आए ही नहीं, हम इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी नीचे आते जाए, ऊपर जाते जाए, नीचे आते जाए, ऊपर जाते जाए, जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से अगर मार्केट चले तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपने कैश को अपने हाथ पे रखूँगा, आई विल कीप इट ऑन हैंड। कब तक मैं ये ऑन हैंड रखूँगा, जब तक मुझे एटलीस्ट 15 to 20% का इंडेक्स में करेक्शन नहीं दिखता, ओके। इंडेक्स पे करेक्शन नहीं दिखता, जब तक निफ्टी में मुझे 15 से 20% का, निफ्टी में मैं मिड कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो तो ज़्यादा ही गिरेंगे। अगर निफ्टी 15-20% गिर गया तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ज़्यादा ही गिरेंगे। तो निफ्टी में जब तक मुझे 15 to 20% करेक्शन टॉप से नहीं दिखता तब तक मैं इस कैश को अपने पास ऑन हैंड रखूँगा, तब तक मैं अब इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। कोई स्विंग कर लिया 2 दिन 4 दिन 1-2 वीक्स के लिए, कोई स्विंग पकड़ लिया कोई स्टॉक में, ये सब चीज़ें मैं डेफिनेटली करता रहूँगा अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, बट मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक मुझे 15 to 20% करेक्शन इंडेक्स में नहीं मिल जाता ना। ये 1 मंथ में हो जाए कोई बात नहीं, मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँगा। मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करूँगा, 10 लाख रुपए है मेरे पास, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करूँगा। जब भी मुझे 15 to 20% करेक्शन आता मार्केट में दिखे, मैं अपना फर्स्ट पार्ट डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से मार्केट 5 to 10% और गिर जाए, तो अगर 5 to 10% अगर और गिर जाता है, मैं अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूँगा इन्वेस्ट करना। सिंपल है, मतलब 2.5 लाख के मैं 4 पार्ट करूँगा।
फिर जब मार्केट स्लो एंड स्टडी अपना डेली में वीकली में ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तो फिर मैं स्लो एंड स्टडी थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट मैं अपना इन्वेस्ट करूँगा। इस तरीके से आने वाले 1 ईयर में मैं ये चीज़ करूँगा। अगर करेक्शन आता है तो सिंपल है, करेक्शन अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं 2026 में इन्वेस्ट कर लूँगा। अगर तब कोई करेक्शन आया तो तब भी नहीं है। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि मैं 1-2 साल के लिए इस पैसे को अपने हाथ पे रखने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेड तो करने वाला हूँ। ठीक है, ये 10-20% के मूव स्टॉक्स में जब आएंगे, अगर मार्केट अच्छा हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ से ये जो क्रैश हुआ ये स्टॉप हो जाता है, अभी मार्केट वापस से रिकवरी कर मोड में आ जाता है, तो मैं स्विंग ट्रेड करता रहूँगा, उसमें 10-20% लेता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, बट अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता, ये 1-2 साल तक नहीं आता, देखो 1 महीने में आ जाए तो मैं तो 1 महीने में इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा तो अच्छा है कि ज़्यादा मुझे कैश को होल्ड नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं 1 साल भी वेट कर लूँगा, 6 महीना भी वेट कर लूँगा, 5 महीना भी वेट कर लूँगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बट अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो कि ग्लोबल लेवल पे चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही है। ओके, देखो मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए वो चलेगा, अगर आपका कैपिटल, देखो इंडिया एक ग्रोइंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वर्ल्ड की। ओके, इंडिया अभी इस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मुझे इसकी इकोनॉमी पे कोई डाउट नहीं है। देखो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं निकालते, अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका व्यू है कि 5 साल तक मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, नहीं निकालते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद हमारी इकोनॉमी अच्छी ही कर रही होगी, हम ग्रोइंग फेज़ में ही होंगे, आपके स्टॉक्स भी ऊपर ही जाएंगे। ओके, अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लिए हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, कोई भी बकवास से पेनी स्टॉक्स और ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, बट अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर आपके पास है देन डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाले हैं। बट अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मुझे 500 वाली चीज़ है वो मुझे 300 रुपये में मिल सकती है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करूँ? सिंपल है मेरी बात। और वैसे भी मैंने पूरा कैपिटल नहीं निकाला है, राइट, आई मीन्स कैपिटल पूरा निकाल लिया है, बट प्रॉफिट तो मेरा पड़ा है। ओके, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो पड़ा है, तो भले ही पड़े रहे वो प्रॉफिट मेरा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाता है तो वो तो इंक्रीज़ होने ही वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मैं थोड़ा सा इन्वेस्टेड भी हूँ और मैंने अपना कैपिटल भी निकाल लिया है। जब भी मौका मिलेगा 2 महीने, 1 महीने, 5 महीने बाद, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस से शुरू करूँगा और तब जाके हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मार्केट में फिर हम 10 साल का व्यू लेके चलेंगे कि 10 साल तक अगर मार्केट में कुछ नहीं होता, सब ठीक ठाक चलता है, तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे और पैसा बनाएंगे। सिंपल है। तो इस तरीके से आप भी अपना कुछ प्लान बना सकते हो, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे चीज़ें मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर निफ्टी में लोअर सर्किट भी लग जाए तो भी मुझे इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे चीज़ें इतनी ख़राब है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, राइट, बिकॉज आप लोग वो सब रिसर्च नहीं करते, वो सब शायद वो नहीं पढ़ते होंगे, बट मैं पढ़ता हूँ। बिकॉज मार्केट के रिलेटेड कोई भी सिनारियो हो, आई वॉन्ट टू बी अपडेटेड ऑन दैट। सिंपल है, मुझे उस पर अपडेटेड रहना है। तो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें ख़राब है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है मेरा फंडा। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ मार्केट को, बट मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। अगर मुझे 3x 4x पैसा मुझे दिख रहा है तो मैं एक मूर्ख ही होऊंगा अगर मैं इसमें से कुछ भी प्रॉफिट घर पे लेके ना जाऊँ। ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रॉफिट है। ओके, वो क्या है? पेपर प्रॉफिट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे का पूरा निकाल दो, नहीं, बट पार्शियली तो बुक करो, 50% बुक कर लो, ठीक है, 40% बुक कर लो, कुछ तो बुक करो। इससे क्या होगा कि घर पे तो कुछ आए। एटलीस्ट आप ट्रेड करते क्यों हो, आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते क्यों हो? बिकॉज आपके पास पैसे का एक फ्री फ्लो बना रहे, ठीक है, आप इसीलिए इन्वेस्टमेंट और ये सब करते हैं। तो एक पैसे आने दो, उसमें से कुछ पैसे खर्चो, दिवाली आ रही है, वेकेशन पे चले जाओ फैमिली के साथ, राइट, ये सब चीज़ें करो। थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें से थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च भी करो। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से, कॉशन से रहना है और हर एक न्यूज़ से अपडेट रहना है। ठीक है, मार्केट तो देखो आपको बता ही देगा कि क्या न्यूज़ आया, नहीं आया, ये सब चीज़ें तो होने ही वाली है। बट
अगर आप थोड़े अपडेटेड रहते हो तो आपको ये सब समझने में आसानी होगी कि कब मुझे पैसा लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए। ओके, तो आप अपडेटेड रहा करो। ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ होती है, ग्लोबल जो न्यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों से आप डेफिनेटली अपडेटेड रहने की कोशिश करा कीजिए। एक ऐप है, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, बट ज़ीरोधा के आई गेस ज़ीरोधा का ही ये ऐप है, पल्स करके, आपको ऐप स्टोर, गूगल स्टोर दोनों में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको फ्री में अच्छे खासे न्यूज़ देखने को पूरा दिन मिल जाते हैं, ग्लोबली भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं। बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है पल्स करके, ठीक है, PULSE, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।